हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार मैं फिर आपका राजेंद्र कामत आपके सामने हाजिर हूं। और प्यारे बच्चों, प्यारे व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि अगर आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कृपया इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, तो आप बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश सीख पाएंगे। तो इसलिए बीच में वीडियो को स्किप ना करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है। तो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पे देखो। स्क्रीन पे जो सामने आपको लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ो। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कॉजेटिव वर्ब। ठीक है, यानी हिंदी में हम इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या है? प्रेरणा यानी किसी को और को बता के या कह के, यानी जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम में हमारा इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं होता है, यानी इनडायरेक्टली होता है। बहुत सारे सेंटेंस आप लोग बोलते हैं, जैसे मैंने उसे रुला दिया, ठेकेदार ने पेड़ कटवाए, जैसे मैंने राम को हंसाया, जैसे वह मुझसे पत्र लिखवा रहा है। यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो जो काम है वो हम डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो और इन्वॉल्वमेंट नहीं भी हो, लेकिन ये जो काम होगा वो किसी न किसी प्रेरणा की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे इसे हम कॉजेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। और इसका इंग्लिश स्पोकन में, रिटन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बच्चों। तो इसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, आज मैं आपको एक एक करके इसे बताऊंगा। और उम्मीद करूंगा कि अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे, एक अच्छे इंग्लिश राइटर बन सकते हो। यानी मीन्स वाट एवर यू विल थिंक यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज़ वेरी एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली। ओके बच्चों, तो चलिए आज इसका सबसे पहला टॉपिक आपको मैं यहाँ पे समझाऊँ। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो आपको ये बात यहाँ समझ में आएगा जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक सेंटेंस मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने मैंने राम को हंसाया। प्यारे बच्चों, अब इस सेंटेंस को देखिए, मैंने राम को हंसाया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो है वो कॉजेटिव वर्ब का एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने राम को हंसाया है, तो दो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। मैंने तो हंसाया ही और राम हंसा भी है। ठीक है, तो मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है और राम का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं प्यारे बच्चों, हम उसे जनरली कहते हैं प्रेरणार्थक यानी कॉजेटिव। तो कॉजेटिव वर्ब में भी बहुत तरह के सेंटेंस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जिसमें गेट का, हैव का, मेक का, मेड का, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। तो एक एक करके मैं इसे आपको बताऊंगा और इसे आप ध्यान से समझें। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, आप स्ट्रक्चर को देखिए, विशेष ध्यान दें। जब आप स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो फिर सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आपके बाएं हाथ का खेल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहला जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे। यानी इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है, इसके बाद आप यहाँ मेक लगाएंगे। अब देखिए जो मेक है ये मेड भी हो सकता है, मेक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है टेंस और टाइम पे। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे जो आपको लगाना है वो या तो कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है, ये आपको लगाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, इन्फिनिटिव, ध्यान दें, यहाँ पर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है। और ये जो इन्फिनिटिव होगा प्यारे बच्चों, ये जो इन्फिनिटिव होगा ये विदाउट टू होगा। ठीक है, आप जनरली यूनिट जो इन्फिनिटिव होता है जैसे टू रन, टू प्ले, टू ईट वगैरह, लेकिन यहाँ पे जो हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे उसमें हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर आप ध्यान दें, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू है। अब इसका आप एक एग्जाम्पल यहाँ देखें तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। अब मैंने सेंटेंस आपको कहा था बच्चों, मैंने सेंटेंस क्या कहा था, मैंने राम को हंसाया।
मैंने आपसे सेंटेंस कहा था यहाँ पर, मैंने राम को हंसाया, राम को हंसाया। तो अगर मैं इसका अब ट्रांसलेशन करना चाहूँ, मैंने राम को हंसाया, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका ट्रांसलेशन इस तरह से करेंगे। चूँकि यहाँ पर मैंने है तो सबसे पहले आप लगाओगे यहाँ आई, ठीक है। मैंने उसके बाद मेक का प्रयोग करने बोला है, तो हंसाया यानी ये पास्ट फॉर्म में चला गया है, इसलिए आप यहाँ पे लगाएंगे मेड, आई मेड। इसके बाद मैंने आपको नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करने बोला, तो यहाँ पर राम है तो इसलिए इसका नाम आ जाएगा यहाँ पर राम, आई मेड राम। और लास्ट में मैंने आपको इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग करने बोला, तो यहाँ पे हंसाया वर्ड है तो आप यहाँ लगाएंगे लाफ। यानी जब आप लिखते हैं आई मेड राम लाफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने राम को हंसाया। ठीक है बच्चों, स्ट्रक्चर क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर में। अगर मैं कहूँ, जैसे इसी सेंटेंस को मैं ऐसे कहता, जैसे राम को हंसाया जाता है, या लड़के हंसाए गए, लड़के रुलाए गए, खिलवाए गए, पढ़ाए गए, इस तरह से अगर सेंटेंस अगर आए बच्चों, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी यहाँ पे देखें आप ध्यान से स्क्रीन को। पहला जो स्ट्रक्चर होगा, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएं, ठीक है। इसके बाद आपको अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज, एम या आर लगाएं, और अगर पास्ट टेंस होगा तो आप वाज या वेयर लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको लगाना है मेड, इसके बाद आपको लगाना है मेड, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आपको यूज़ करना है इन्फिनेटिव, जो अभी मैंने आपको समझाया, इन्फिनेटिव। इसके बाद यहाँ पे आप इन्फिनेटिव लगा देंगे, ठीक है। ये था अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो इज एम आर, पास्ट टेंस होगा तो वाज वेयर, उसके बाद मेड, और फिर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा इसका। और दूसरा जो स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है वो फ्यूचर के लिए है, यानी ये सब्जेक्ट होगा, इसके बाद या तो आप लगाएंगे शैल बी या फिर विल बी, विल बी, ठीक है बच्चों। और इसके बाद फिर आप इस्तेमाल करेंगे मेड शब्द का, और फिर लास्ट में आप लगा देंगे इन्फिनेटिव। ठीक है बच्चों, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे, फिर मेड लगाएंगे, फिर इन्फिनेटिव। लेकिन यहाँ भी टू का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो मैं सेंटेंस पर भी बताऊंगा। कहीं कहीं पर जहाँ पे एक्टिव और पैसिव की बात होती है, तो जो एक्टिव होता है वहाँ पे विदाउट टू का, और जहाँ पैसिव होता है वहाँ विथ टू का प्रयोग होता है। तो अभी मैं सेंटेंस को बताऊंगा और एक्टिव पैसिव का भी आपको एग्जाम्पल दूंगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो आपको मेरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ जो मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल हम लोग विथ टू करेंगे, टू के साथ करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखें एग्जाम्पल। सबसे पहले पहला जो सेंटेंस है वो मैं लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ राम को हंसाया जाता है, राम को हंसाया जाता है, राम को हंसाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो अगर हमको इसे ट्रांसलेट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे राम, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। राम चूँकि सिंगुलर है और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे एज, तो राम एज। फिर मैंने आपको क्या कहा था, आपको मैंने कहा मेड लगाने के लिए, तो आप यहाँ पे लगा दें मेड, तो राम इज़ मेड। और मैंने कहा था अभी मैं विथ टू के साथ इसका इस्तेमाल करूँगा, तो इन्फिनेटिव जो है वो विथ टू होगा। तो बच्चों हम यहाँ लगाएंगे टू लाफ, यानी आप यहाँ ध्यान दें, राम को हंसाया जाता है, तो ट्रांसलेट करना होगा तो हम बनाएंगे राम इज मेड टू लाफ,
यानी राम को हंसाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आइए इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दूं। फॉर एग्जाम्पल मैं पास्ट टेंस में एक लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल लड़का हंसाया गया। लड़का हंसाया गया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पास्ट टेंस है, तो चूंकि लड़का है तो हम लोग पहले लिखेंगे ए बॉय, सब्जेक्ट के जगह पर आ गया ए बॉय। चूंकि पास्ट टेंस है और सिंगुलर बॉय है तो इसलिए हम यहाँ लगाएंगे वाज। तो ए बॉय वाज, फिर हम लगाएंगे मेड। ठीक है बच्चों, और इसके बाद चूंकि यहाँ पर हम लोग क्या किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हंसाने की बात कर रहे हैं, इसलिए लगाएंगे टू लाफ। यानी यहाँ पर जो हमारा बना सेंटेंस, ए बॉय वॉज मेड टू लाफ, यानी लड़का हंसाया गया या एक लड़का हंसाया गया, जो भी कहें आप, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। एक दूसरा एग्जांपल और मैं देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहता हूँ लड़के रुलाए गए। लड़के रुलाए गए। ठीक है, तो आप देखें यहाँ भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन यहाँ पे ये प्लूरल है तो मैं यहाँ लगाऊंगा बॉयज़। चूँकि प्लूरल है इसीलिए मुझे वर लगाना होगा यहाँ पर, तो बॉयज़ वर, फिर मैं लगाऊंगा मेड, मेड, और उसके बाद रुलाना तो क्राई होता है, तो टू क्राई। ठीक है बच्चों, यानी बॉयज़ वर मेड टू क्राई, यानी लड़के रुलाए गए। ठीक है, चलिए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ लड़की नचाई जाती है, सपोज दैट नचाई जाती है। ध्यान देंगे ये प्रेजेंट टेंस में है, तो लड़की है, एक लड़की है, तो इसलिए हम लोग ए गर्ल बोलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे ए गर्ल। चूँकि ए गर्ल है और प्रेजेंट टेंस है इसलिए हम यहाँ इज लगाएंगे, तो हमने इज लगा दिया। फिर हमें प्रयोग करना है मेड का, तो हमने यहाँ मेड लगाया, तो ए गर्ल इज़ मेड, और क्या करना है, नचाना है, तो यहाँ पे टू डांस। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लड़की नचाई जाती है को मैंने ट्रांसलेट किया है ए गर्ल इज़ मेड टू डांस। ठीक है, तो अगर इस तरह के फॉर्मेट्स हैं पॉजिटिव वर्ब में, तो इन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके आप इस तरह के सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। चलिए अभी मैं आपको कह रहा था कि अगर ये सेंटेंस एक्टिव में हो तो हम लोग इन्फिनेटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर ये पैसिव में हो तो फिर हमें विथ टू का प्रयोग करना पड़ता है। आइए मैं एक एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर ही मेड मी सिंग, एक सेंटेंस है बच्चों, ध्यान दें, ही मेड मी सिंग, इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, ही मेड मी सिंग, यानी उसने मुझे गवाया। ठीक है, यानी मैंने गाना गाया लेकिन उसने मुझे गवाया। ठीक है, और अगर इसी को मैं इस तरह से कहूँ यहाँ पर, तो आई वॉज मेड टू सिंग। देखो इसका भी मतलब वही है बच्चों, आई वॉज मेड टू सिंग, यानी मुझसे गाना गवाया गया या मुझे गवाया गया। तो लेकिन पहला जो ये सेंटेंस आप देख रहे हो ये एक्टिव वॉइस है, तो यहाँ पे मैंने केवल सिंग का इस्तेमाल किया, टू नहीं लगाया। ठीक है, लेकिन अब दूसरा जो आप सेंटेंस देख रहे हो ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो आई वॉज मेड टू सिंग। तो ध्यान ये देना है कि अगर पॉजिटिव वर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सेंटेंस हमारा अगर एक्टिव वॉइस में है तो हमें टू का प्रयोग नहीं करना है वर्ब के साथ, लेकिन अगर यही सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है तो फिर हमें वर्ब के साथ यहाँ टू का प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब इसके नेक्स्ट रूल पे या नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस को देखते हैं। चलिए मैं एक दूसरा सेंटेंस आपको फॉर एग्जांपल कहता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे,
राम ने पत्र लिखवाया। राम ने पत्र लिखवाया। ये सेंटेंस है बच्चों, ठीक है, राम ने पत्र लिखवाया। अगर इस तरह के सेंटेंस हमें मिलते हैं तो फिर हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर है बच्चों, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता दूं, और आप अगर उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो आप आसानी से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अपने आप में यूनिक है। यूनिक क्यों? जनरली देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है तो हम लोग उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद वर्ब लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये जनरल स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने ये सेंटेंस का एग्जाम्पल दिया, इसमें ये स्ट्रक्चर बिल्कुल रिवर्स फॉर्म में होता है। आइए मैं यहाँ स्ट्रक्चर पहले आपको बता दूँ, तो फिर यहाँ पे बात आपको समझ में आएगा। यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा ऐसा नहीं है। इसको हम लोग कैसे करते हैं, देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर हैड या फिर आप गॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हैड या गॉट का इस्तेमाल करें। इसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है आप उसे लगा दें यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में आपको पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करना है। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है बच्चों यहाँ पर। ये स्ट्रक्चर है, यानी सब्जेक्ट, इसके बाद या तो हैड लगाएं या फिर गॉट लगाएं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल आप करेंगे। आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जो मैंने सेंटेंस आपसे कहा था, आप उस सेंटेंस को ही ले लें। मैंने क्या कहा था, राम ने पत्र लिखवाया, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसे हम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राम, इसके बाद हम लगाएंगे हैड, राम हैड, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि ऑब्जेक्ट मेरा लेटर है तो राम हैड ए लेटर, और हमारा जो वर्ब है बच्चों वो राइट है तो उसका थर्ड फॉर्म होता है रिटन, ठीक है। तो राम हैड ए लेटर रिटन। आप यहाँ देख रहे हो सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, ऑक्सिलरी वर्ब आया है, लेकिन जो मेन वर्ब है वो सबसे लास्ट में आया है, ठीक है ना। अब इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे राम हैड नहीं लगा के हम लगा देंगे गॉट, ठीक है। तो राम गॉट ए लेटर रिटन, राम गॉट ए लेटर रिटन। ये दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब हुआ, ठीक है। राम हैड ए लेटर रिटन या फिर राम गॉट अ लेटर रिटन, दोनों का मतलब ये हुआ कि राम ने पत्र लिखवाया, यानी राम ने खुद पत्र नहीं लिखा, लिखवाया किसी को बोलकर, ठीक है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा आपके लिए बात, आप यहाँ पे समझें। जैसे अगर मैं ये कहना चाहूँ, बहुत जैसे सेंटेंस देखें, मैं कह रहा हूँ मैंने बाल सेंटेंस है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें सेंटेंस है मैंने बाल कटवाया, मैंने बाल कटवाया, ठीक है बच्चों। मैंने बाल कटवाया है। ज़्यादातर बच्चों से जब मैं पूछता हूँ कि बताओ इसका ट्रांसलेशन कि मैंने बाल कटवाया तो क्या होगा, तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि आई हैड कट माई हेयर। भाई आपने अपने बाल खुद नहीं काटे हैं, अपने बाल कटवाए हैं, यानी किसी न किसी ने आपके बाल को काटे हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अगर ये सेंटेंस है कि मैंने बाल कटवाया, तो फिर हम कुछ ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखो, आप लिखो आई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिख दो हैड, ठीक है, आई हैड। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हेयर, यानी माई हेयर, या केवल हेयर भी लिख सकते हो, चूँकि अपनी बात हो रही है तो माई हेयर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आई हैड माई हेयर, और लास्ट में यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म कट लिखना है, ठीक है बच्चों। यानी आई हैड माई हेयर
कट, इसका मतलब हुआ कि मैंने बाल कटवाया। या आप इसे यूँ भी कह सकते हो, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी कह सकता था कि आई गॉट माई हेयर कट। इसका भी मतलब वही हुआ कि मैंने अपने बाल कटवाए या कटवाया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बच्चों, फिर से याद कर लो। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड या गॉट लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, अब मैं इसके कुछ नेक्स्ट सेगमेंट को आपको बताता हूँ, उसमें थोड़ा सा वेरिएशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चों। अब इस वेरिएशन को देखें। अगर मैं मान लीजिए इसी सेंटेंस को ऐसे कहता कि मैंने बाल कटवाया है, मैंने बाल कटवाया है। अभी मैंने क्या बोला था बच्चों, मैंने बाल कटवाया, लेकिन अब उसमें मैंने क्या जोड़ दिया है, मैंने जोड़ दिया है, यानी मैंने बाल कटवाया है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है बच्चों, वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजिंग आएगा। तो यहाँ पे चूँकि ये प्रेजेंट टेंस में आ गया, तो वहाँ मैंने हैड लगाया था, यहाँ मैंने यहाँ पर हमने हैव लगाना है। यानी इसका आप ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से करेंगे, आई हैव, यानी जहाँ हैड लगाते थे अब वहाँ हैव लगा देंगे, और उसके बाद माई हेयर कट। ठीक है बच्चों, आई हैव माई हेयर कट। या इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हो, आई हैव, यहाँ तक ठीक है। आप यहाँ गॉट भी लगा सकते हो, आई हैव गॉट माई हेयर कट, तो भी उसका मतलब यही होगा कि मैंने बाल कटवाया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखें। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दूँ। आप यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ वह पौधों को पटवाती है, मतलब खुद नहीं पटाती है पानी, ठीक है ना, वह पौधों को पटवाती है, किसी और से पटवा रही है। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव है। तो अगर हमें इसे ट्रांसलेट करना होगा तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दें, इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बता दूं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग किस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे शी, चूँकि सी है, पटवाती है यानी प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम यहाँ लगाएंगे हैज़। तो सी हैज़, इसका ऑब्जेक्ट आपका प्लांट्स, द प्लांट्स, सी हैज़ द प्लांट्स, और पटवाना का होता है वाटर, तो यहाँ पे इसका वर्ब 3 हो जाएगा वाटर्ड। ठीक है बच्चों, यानी सी हैज़ द प्लांट्स वाटर्ड, इसका मतलब हुआ कि वह पौधों को पटवाती है। या बच्चों अब देखिए इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे शी। तो अगर मान लो आप हैज नहीं लगाना चाह रहे हो, तो फिर इस कंडीशन में आपको गेट्स का प्रयोग करना चाहिए। शी गेट्स द प्लांट वाटर्ड, शी गेट्स द प्लांट वाटर्ड। तो या तो आप लिखो शी हैज़ द प्लांट्स वाटर्ड, या आप ऐसा लिखो शी गेट्स द प्लांट वाटर्ड, तो दोनों का मतलब सेम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ना तो आप इंग्लिश ठीक से बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। चलिए अब इसका मैं एक नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपसे पूछूं, इस तरह का सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, राम पत्र लिखवा सकता है, या यूँ कहें कि राम पत्र लिखवा सकता था, या राम पत्र लिखवाएगा, इस तरह के भी सेंटेंस हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, राम पत्र लिखवा सकता है, यानी यहाँ पे सकना, एबिलिटी की बात हो रही है, लेकिन खुद से नहीं करेगा, यानी वो दूसरे से ही लिखवाएगा। तो इस तरह के अगर सेंटेंस होंगे प्यारे बच्चों, तो आप इसका स्ट्रक्चर पहले आप समझ लें, तो आपको फिर इसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझें। ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस हो तो आपको यहाँ कैन लिखना है, और अगर पास्ट टेंस हो तो आपको यहाँ पर कुड लिखना है।
ठीक है बच्चों। प्रेजेंट टेंस हो तो कैन, पास्ट टेंस हो तो कुड, और इसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर हैव। आप हैव लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आपको यूज़ करना है पास्ट पार्टिसिपल का, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। अब फिर से स्ट्रक्चर को एक बार देख लें ध्यान से। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद या तो कैन या कुड, अगर प्रेजेंट है तो कैन लगाएं, पास्ट है तो कुड लगाएं। इसके बाद हैव का प्रयोग करें, फिर ऑब्जेक्ट को लिखें, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का जो भी थर्ड फॉर्म है उसको लगा दें, ठीक है। चलिए अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ तो आपको यहाँ बात समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी सेंटेंस क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था राम पत्र लिखवा सकता है, राम पत्र लिखवा सकता है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है बच्चों, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर राम। और चूंकि सकता है यानी प्रेजेंट टेंस का की बात हो रही है, तो हम यहाँ लगाएंगे कैन, और फिर इसके बाद हम इसमें क्या जोड़ेंगे बच्चों, हम इसमें जोड़ेंगे हैव। तो राम कैन हैव, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो राम कैन हैव लेटर, और वर्ब क्या है, रिटन। तो हम इसे लिखेंगे राम कैन हैव अ लेटर रिटन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि राम पत्र लिखवा सकता है। और सपोज करो अगर आपको ये रहता कि राम पत्र लिखवा सका, सका, ठीक है, या अच्छा ठीक, मैं आगे बताऊं। अगर ये सेंटेंस जैसे ये था, मैंने कहा कि राम पत्र लिखवा सकता है तो मैंने कैन लगा दिया। अगर ये रहता कि राम पत्र लिखवा सका, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता था हमको, तो वहाँ पे हम लोग कैन के जगह क्या लगा देते बच्चों, वहाँ पे हमको कुड लगा, या लिखवा सकता था तो भी हम इसको कुड हैव का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम इसको इस तरह से कहते राम कुड हैव अ लेटर रिटन, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम पत्र लिखवा सकता था, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट टाइप जो सेंटेंस है इसका उसकी तरफ बढ़ता हूँ। अब मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको समझाया, एक दूसरा सेंटेंस मैं आपको हिंदी में पहले बता दूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसे बच्चों को पढ़वाना चाहिए, उसे बच्चों को पढ़वाना चाहिए। देखिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव वर्ब का ही एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। उसे बच्चों को पढ़वाना चाहिए। अगर ऐसे सेंटेंस हों, ठीक है, अब इसको ऐसे ही बोल सकते थे, उसे बच्चों को पढ़वाना चाहिए था, ऐसा भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो या उसे बच्चों को पढ़वाना चाहिए। तो अगर इस तरह के सेंटेंस होते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे रखना है, आप यहाँ पे इसके पहले स्ट्रक्चर को समझें, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, इसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है शुड हैव, ठीक है बच्चों, शुड हैव का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, जो ऑब्जेक्ट है आपका, और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको लगा देना है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और हो सकता है, आप देखें, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस आप यहाँ पे लगा सकते हो शुड, और शुड के साथ यहाँ पर हैव नहीं लगा के हम यहाँ गेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर गेट, फिर आपको लगा देना है आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको इस्तेमाल कर देना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है। इसका एक स्ट्रक्चर और हो सकता है प्यारे बच्चों। अब इसके एक और स्ट्रक्चर को देखें, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं शुड हैव, और फिर हम लगा सकते हैं इसके साथ गॉट,
शुड हैव गॉट, ठीक है बच्चों। फिर इसके साथ हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है ये लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरह के स्ट्रक्चर आपको बताए हैं, फिर से ध्यान दें। सब्जेक्ट, शुड हैव, गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, या मैंने आपको बताया सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, या मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। तो ये तीनों स्ट्रक्चर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस में। आइए मैं आपको अब एग्जाम्पल देकर इसे समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखें एक, तो आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने अभी सेंटेंस कहा था, उसे बच्चों को पढ़वाना चाहिए। अगर सिर्फ इतना होता कि उसे बच्चों को पढ़वाना चाहिए, तो हम इस तरह से बनाते इसका ट्रांसलेशन, ही शुड, और शुड के बाद हमें लगाना है हैव, तो ही शुड हैव, ही शुड हैव। और इसके बाद आपको यहाँ चूँकि ऑब्जेक्ट हैं, बच्चे हैं, तो द चिल्ड्रन, और यहाँ पे जो आपका वर्ब है वो पढ़वाना है, तो उसका वर्ब का जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा ये यहाँ पे होगा टाउट, ठीक है। तो यहाँ जो सेंटेंस बनेगा प्यारे बच्चों, वो बनेगा ही शुड हैव द चिल्ड्रन टाउट। इसका मतलब ये हुआ कि उसे बच्चों को पढ़वाना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज करूँ और मैं ये कहूँ, अगर मुझे ये कहना होता कि उसे बच्चों को पढ़वाना चाहिए था, अगर मैं था शब्द का प्रयोग करता, तो प्यारे बच्चों हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना था यहाँ पर। तो सब्जेक्ट था उसे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ही, हम यहाँ ही लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे शुड, और चूंकि यहाँ पे पास्ट टेंस का इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, तो इसके बाद हैव के बाद हम यहाँ गॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे गॉट, और उसके बाद चूंकि ऑब्जेक्ट है हमारा चिल्ड्रन, तो द चिल्ड्रन, और लास्ट में हमारा वर्ब 3 है टाउट, तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे टाउट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सेंटेंस जो बना, ही शुड हैव गॉट द चिल्ड्रन टाउट, इसका मतलब ये हुआ कि उसे बच्चों को पढ़वाना चाहिए था, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा पूरी अच्छी तरह से, ये मेरा दावा है। चलिए अब जो मैं नेक्स्ट सेंटेंस का काइंड कहूँ, जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ लिख के, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये कहूँ कि राम पत्र लिखवा रहा है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं राम पत्र लिखवा रहा था, ये भी हो सकते हैं। या मैं यह भी कह सकता हूँ कि राम पत्र लिखवाएगा, ठीक है। तो अभी फ्यूचर का बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसका समझ लें। अगर ऐसे हो कि राम पत्र लिखवा रहा है या राम पत्र लिखवा रहा था जैसे सेंटेंस अगर हमारे सामने हो, तो इन सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता दूं प्यारे बच्चों, आप इसका स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखें, समझने का प्रयास करें। इसमें सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर प्रेजेंट टेंस है तो सब्जेक्ट के हिसाब से इज या फिर एम या फिर आर, जो भी ऑक्सिलरी का इस्तेमाल होगा आपको वो लगाना है, ठीक है बच्चों। और अगर सपोज करो ये पास्ट टेंस है तो या तो आप वाज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे, तो ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो इसमें आपको ऐड करना है वो वर्ड होगा यहाँ पर गेटिंग, चूँकि यहाँ पे कंटिन्यूअस बात हो रही है, कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर पास्ट हो, तो इसमें गेटिंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लगा देना है बच्चों, और इसके बाद जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है यानी पास्ट पार्टिसिपल
इसका इस्तेमाल करना है। फिर से सुन लें स्ट्रक्चर को। सबसे पहला काम आपको सब्जेक्ट लगाना है। इसके बाद अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज, एम या आर लगाएं, और अगर पास्ट टेंस है तो वाज या वर लगाएं सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद गेटिंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आइए मैं आपको एग्जांपल दूं तो समझ में आएगा। जब भी मैंने क्या कहा था, आपसे एक सेंटेंस कहा था, राम पत्र लिखवा रहा है या राम एक पत्र लिखवा रहा है, जो भी कहें, तो इसको अगर ट्रांसलेट करना होगा तो हम लोग देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, राम एक पत्र लिखवा रहा है, तो राम इज, चूंकि राम सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बच्चों गेटिंग का। अभी जस्ट मैंने स्ट्रक्चर में आपको समझाया कि हमको इसमें गेटिंग शब्द का इस्तेमाल करना है। तो राम इज गेटिंग, ऑब्जेक्ट है आपका लेटर, तो राम इज गेटिंग अ लेटर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहाँ पर रिटर्न, तो यहाँ पर हम लगाएंगे रिटर्न। ठीक है बच्चों, यानी जो सेंटेंस बना राम इज गेटिंग अ लेटर रिटर्न, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम एक पत्र लिखवा रहा है, खुद नहीं लिख रहा है, लिखवा रहा है। और इसी चीज़ को प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ इज के जगह अगर वाज का प्रयोग कर दूँ, ठीक है, इस इज के जगह अगर मैं यहाँ वाज का प्रयोग करूँ तो बनेगा सेंटेंस राम वाज गेटिंग अ लेटर रिटर्न। तो इसका मतलब ये होगा कि राम एक पत्र लिखवा रहा था। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ कैसे हम लोग इज गेटिंग, एम गेटिंग, आर गेटिंग या वाज गेटिंग, वार गेटिंग के मदद से हम लोग इस तरह के सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं जो दूसरा सेंटेंस मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, अगर ये फ्यूचर में हो, सपोज करिए मुझे ये बात कहनी होती कि राम पत्र लिखवाएगा, अगर ये हमें कहना होता कि राम एक पत्र लिखवाएगा, तो चूंकि बच्चों आप देख रहे हैं कि ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हो तो हमको जो स्ट्रक्चर मेंटेन करना है यहाँ पे, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट के अनुसार आप या तो यहाँ पर लगाएंगे विल या फिर लगाएंगे शैल। तो जनरली आई या वी हो तो शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। ऐसे आई और वी के साथ भी विल प्रयोग किया जा सकता है, मॉडर्न इंग्लिश में ये सारे चलते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लगा देना है गेट, आप यहाँ गेट लगाएंगे, और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट है आप ऑब्जेक्ट लगा दें, और इसके बाद वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म लगा दें। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि राम पत्र लिखवाएगा या राम एक पत्र लिखवाएगा, तो कैसे बनाओगे बच्चों? बहुत सिंपल, सब्जेक्ट यहाँ राम है तो आप यहाँ सबसे पहले लिखेंगे राम, राम के साथ विल या शैल, तो आप विल लगा दें यहाँ पर, तो राम विल। ठीक है, इसके बाद क्या लगाना है आपको बच्चों? गेट लगाना है, तो हम लगा देंगे गेट। ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? तो लेटर है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे? अ लेटर, अ लेटर। ठीक है बच्चों, तो राम विल गेट अ लेटर, और वर्ब है आपका लिखना, तो ये हो जाएगा रिटर्न। यानी ये जो सेंटेंस बना राम विल गेट अ लेटर रिटर्न, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम पत्र लिखवाएगा या राम एक पत्र लिखवाएगा। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके जो नेक्स्ट टाइप है उसको मैं थोड़ा डिस्कस करूं। अगर प्यारे बच्चों मैं आपको इसी बात को ऐसे कहता कि राम मुझसे लिखवाता है, मुझसे लिखवाता है। ठीक है, तो ये चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ताते तियार है लास्ट में, तो इसका भी जो सेंटेंस है बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान देंगे हिंदी के स्ट्रक्चर को, राम मुझसे लिखवाता है। ठीक है ना, राम मुझसे लिखवाता है, तो आप यहाँ पे गौर करेंगे कि यहाँ पर ता का प्रयोग हुआ है, लिखवाता है। ठीक है ना, पढ़वाता है, गवाता है, खिलाता है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं बहुत सारे। ठीक है, या मैं तुमसे लिखवाता हूँ, मैं तुमसे ये काम करवाता हूँ, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखना है, आप स्ट्रक्चर को इस तरह से फॉलो करें। देखें, मैं आपको स्ट्रक्चर पहले बता दूँ। सबसे पहले आप यहाँ सब्जेक्ट लिखें, इसके बाद यहाँ पर अगर चूँकि प्रेजेंट टेंस अगर हो तो यहाँ पे मेक या मेड लगाएंगे, और सब्जेक्ट के हिसाब से आपको देख लेना है कि यहाँ पे एस लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मेक का प्रयोग करें। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो भी ऑब्जेक्ट है वो
आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ठीक है, तो वो विदाउट टू लगाना है, यानी कि वो एक्टिव में होगा तो, और अगर पैसिव में होगा तो विद टू भी आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे यहाँ पे एग्जाम्पल में ये कहा था कि राम मुझसे लिखवाता है, तो आप इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? आप देखो इसको इस तरह से ट्रांसलेट करोगे, राम, चूँकि राम सिंगुलर है इसलिए मेक की जगह यहाँ पे हमको मेक्स लगाना होगा। तो राम मेक्स, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मुझको, तो आप यहाँ लिखेंगे मी। ठीक है बच्चों, राम मेक्स मी राइट। यहाँ पे टू जो है बच्चों वो छुपा हुआ, मैंने आपको बताया कि एक्टिव वॉइस में टू हिडन होता है। ठीक है, राम मेक्स मी राइट, यानी राम मुझसे लिखवाता है। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे कहता, सपोज करिए मैं ये कहता आपको कि मैं तुमसे लिखवाता हूँ, अगर मैं ये कहता तो मैं कैसे बनाता इसको? तो मैं ऐसे बनाता, आई मेक, ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो मैं लिखता यू, और यहाँ पे फिर लिख देता मैं राइट, यानी आई मेक यू राइट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुमसे लिखवाता हूँ। ठीक है, अब इसका ही अगर मान लीजिए हमको एक कंटिन्यूअस सेंटेंस हो, जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस ये कहूँ कि सीता मुझसे किताब पढ़वा रही है, ये सेंटेंस है प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दें, सीता मुझसे किताब पढ़वा रही है, पढ़वा रही है, सीता मुझसे किताब पढ़वा रही है, ये सेंटेंस है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जैसे मैंने अभी मेक बताया था तो आपको यहाँ पे इज मेकिंग करना है, इसका ट्रांसलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी अपने आपका जो थोड़ा सा ट्रांसलेशन का जो नॉलेज है उसको भी यहाँ पे इस्तेमाल करना है बच्चों, जो अपने टाइम और टेंस में पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। मैंने ये कहा था सीता मुझसे किताब पढ़वा रही है, तो हम लिखते सीता इज मेकिंग, चूँकि यहाँ कंटिन्यूअस टेंस की बात है बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पे इज मेकिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सीता इज मेकिंग, चूँकि ऑब्जेक्ट मुझसे है तो मी, और वर्ब है यहाँ पर रीड, तो सीता इज मेकिंग मी रीड ए बुक या द बुक, वो डिपेंड करता है, कोई बुक है या कोई बुक जो पहले से आप जान रहे हैं वो बुक है, उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी सीता मुझसे किताब पढ़वा रही है, तो इसका इस तरह से बनाएंगे, सीता इज मेकिंग मी रीड द बुक, या यहाँ पे अब टू भी लगा सकते थे बच्चों, तो भी चल जाएगा। ऐसे आप समझ लें कि यहाँ पे टू जो है वो हिडन है। ठीक है, तो सीता इज मेकिंग मी रीड द बुक का मतलब हुआ सीता मुझसे किताब पढ़वा रही है, सीता खुद नहीं पढ़ रही है, मुझसे पढ़वा रही है। ठीक है, और अब इस कैटेगरी के एक लास्ट सेंटेंस को मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह का सेंटेंस होगा तो कैसे करेंगे। मान लीजिए जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं मोहन को तुमसे पिटवाऊंगा। ध्यान दें सेंटेंस को मैंने जो कहा है, मैं मोहन को तुमसे, मैं मोहन को तुमसे पिटवाऊंगा, पिटवाऊंगा। ठीक है ना, यहाँ पे गा लगा हुआ है, यानी प्यारे बच्चों ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो इसका जो आप बनाएंगे ट्रांसलेशन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा यहाँ पे अपना टाइम एंड टेंस का इस्तेमाल करें। मैं तो आई, चूँकि फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा विल। ठीक है बच्चों, तो आई विल मेक, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे यू, तो आई विल मेक यू बीट मोहन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुमसे मोहन को पिटवाऊंगा, इट मीन्स आई विल मेक यू बीट मोहन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपने देखा कि कॉजेटिव वर्ब के बहुत डिफरेंट तरह के जो सेंटेंस हैं जिसे मैंने बताया है, और आप महसूस कर रहे होंगे कि इंग्लिश स्पोकन में या रिटन में इसका कितना ज़्यादा इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं या करते होंगे या करेंगे।
तो लेकिन इन सारे चीज़ों को आप तभी अच्छा से कर पाओगे जब सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से याद होंगे और बहुत ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको किसी भी चीज़ में परफेक्शन चाहिए तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पर कुछ ऐसे ट्रांसलेशन पेश कर रहा हूँ, आप उसको देखें और उसे ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करने के बाद आप मुझे कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप में कुछ इम्प्रूवमेंट आया, आपने कुछ इंग्लिश सीखा या नहीं सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग जो भी ये वीडियो देखेंगे मुझे कमेंट ज़रूर देंगे, और मुझे कहाँ पे और आपको हेल्प करनी है, मुझे और क्या बताना है जिससे आप और ज़्यादा अच्छा से इंग्लिश सीख पाओ, इसका सुझाव भी देंगे प्यारे बच्चों। तो मैं उस सुझाव को ज़रूर अमल करूँगा और फिर मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें और भी इस तरह के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसे मैं आपको क्लियर करूँगा एक एक करके, ताकि आपका जो इंग्लिश का नॉलेज है वो बढ़ सके। ठीक है, अभी स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे ट्रांसलेशन कॉपी में कर लें और ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट दें। और ऐसे बच्चे जो स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मेरे जो भी अगर व्हाट्सअप नंबर आपके पास हैं तो उस ग्रुप में आप इसको होमवर्क को पूरा करके उसको ज़रूर से ज़रूर डालें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, बहुत सारे सेंटेंस मैंने यहाँ पे आपके लिए इस तरह के यहाँ पे रखे हैं, तो आप इन सारे सेंटेंस को देख लें वीडियो में, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको रिवाइंड करके वीडियो को बार बार देख लें और उसे नोट कर लें, जिसमें भी आपको सहूलियत हो आप वो काम करें। और उसको काम को करने के बाद आप कृपया मुझे अपना फीडबैक दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए इस तरह से ही लेकर फिर से आता रहूं। ऐसे मैंने कोशिश की है कि अलग अलग एग्जांपल्स देकर आपको उसके स्ट्रक्चर के साथ उसको बताने का प्रयास करूं, और उम्मीद करूंगा कि आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो का भी यहीं समाप्त करता हूं और जल्द ही मिलूंगा, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आपके प्यार आपके स्नेह को पाने के लिए फिर से चलिए, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत धन्यवाद।